एक मुंतखब और आईनी वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है, इमरान खान साहब, उसको काबिज़ कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आईनी वज़ीर आज़म कह सकते हैं, ना मुंतखब वज़ीर आज़म कह सकते हैं। और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है, वो जादू टोने से करता हो, बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? आवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ाकार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। नून लीग ने DGISI की तैनाती से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। आज मरीम नवाज़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह वज़ीर आज़म के इख्तियार का मसला नहीं है, ना ही किसी जमहूरी उसूल का मसला है, बल्कि अपनी ज़ात और हुकूमत को चंद दिन मजीद देने का नुस्खा है। मरीम नवाज़ ने मजीद कहा कि आज इमरान खान को वोट की इज्जत देने की बात याद आ गई है, उन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स के लिए अखाड़ पिछाड़ करता है। क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है। हम कल पढ़ रहे थे कि वज़ीर आज़म का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है। आज आपको वोट को इज्जत दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आपका जमहूरियत से, जमहूरी जिद्दोजहद से, एक आईनी वज़ीर आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज्जत से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। आज आप बदतरीन, नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नज़र आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला, ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। बड़े बड़े नालायकी के, नाअहली के, करप्शन के स्कैंडल्स का जवाब देना पड़ेगा। साथ ही मरीम नवाज का कहना था कि अब नून लीग ये जिद्दोजहद करेगी कि आइंदा कोई शख्स इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आए। मुस्लिम लीग नून की जो जिद्दोजहद रही है वो इमरान खान जैसे शख्स के खिलाफ है, बल्कि अब मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ मिलकर ये जिद्दोजहद करना चाहती है कि आइंदा कोई शख्स भी इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आए, और इस किस्म की डेमोक्रेसी से, जिसको डेमोक्रेसी का चेहरा बताया जाता है, उससे अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। मुंतखब वज़ीर आज़म का जो स्टैंड होता है, जो नवाज शरीफ साहब का स्टैंड था और है, उसमें ताकत होती है, उसके पीछे अवाम की ताकत होती है। तो नौकरी और चाकरी करने वाले को सिर्फ नौकरी और चाकरी ही करनी चाहिए, उसको नवाज शरीफ की सूरत इख्तियार करने की मेरे ख्याल है कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे का खेज लगते हैं ऐसी बातें करने। सिर्फ यही नहीं, आज PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी इस पूरे मामले पर रद्द-ए-अमल दिया। मसला DGISI का नहीं है, मसला एक लेफ्टिनेंट जनरल का बतौर DGISI का, लेफ्टिनेंट जनरल बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत है, और उसकी खिदमात का तयन उसके अपने बॉस ने करना होता है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बाज़ दफ़ा हम उसको कहते हैं कि ये इख्तियारात हुस्न की हद तक है, इख्तियार इस हद तक नहीं कि उस पर डट जाए कोई और कहे कि मैं दस्तखत नहीं करूँगा, मैं समरी पे दस्तखत नहीं करता, मैं नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, जाहिलाना अंदाज के साथ और बस बहुत से मामलात पे वो अड़ जाता है। यहाँ पर भी उसका ये अंदाज़ जो है वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का है। पार्लियामेंट के इख्तियार में किसी और ने मुदाखलत की है, फ़ौज के इख्तियार में किसी और ने मुदाखलत कर दी है, तो इससे मुश्किलात तो आती हैं। साहब, आपका हमेशा से मुतालबा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ छोड़ दे हुकूमत का, अब आपको लगता है कि आपका मुतालबा तस्लीम हो गया या तस्लीम होने की तरफ जा रहा है? तकवीनी तौर पर उधर ही चला जाए।
ओपोजिशन के बयानात पर वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने रद्दअमल देते हुए कहा कि मरियम सफदर जितने मर्जी जादुई गिलास उठाएं या अलादीन का चिराग रगड़ें, करप्शन का हिसाब देना होगा। करप्शन के माल से बनाए गए लंदन फ्लैट्स की सजा जंतर मंतर वाले कतरी खत से खत्म नहीं होगी। मरियम सफदर के पास सियासी तौर पर कहने को कुछ नहीं बचा। मरियम सफदर के 17 साला भाइयों ने जंतर मंतर के तहत लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। असल मुकदमा उनका अपना केस है जिसको पिछले 3 सालों से चलने नहीं दिया। पाकिस्तान की सलामती के जामिन इदारों को बदनाम किया जा रहा है जो काबिल कबूल नहीं। यानी हुकूमत अब इल्ज़ाम लगा रही है कि अपोजिशन सलामती के इदारों को बदनाम कर रही है, अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है। और दूसरी तरफ DGISI की तैनाती से मुताल्लिक आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकरीरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकरीरी का अमल शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। और अभी तफसीलात सामने आ रही हैं कि DGISI की तैनाती से मुताल्लिक वज़ारत दिफा ने समरी वज़ीर आज़म के दफ्तर भिजवा दी है जो मौसूल भी हो गई है। और ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफा की समरी में 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम भी शामिल है जिनका जिक्र किया गया था ISPR की प्रेस रिलीज में कि उन्हें DGISI तैनात कर दिया गया है। और अब मुमकिन तौर पर खबर आ रही है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान इस समरी पर हतमी फैसला करेंगे। इस पूरी की पूरी सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। हमें अपोजिशन से ज्वाइन किया है नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने और हुकूमत से हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब। तो अब दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर जो ज़ाती बातचीत हुई है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फारूक हबीब साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका, नई तकरीरी का अमल शुरू हो चुका है। अब तक खबर नहीं आई है क्या समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है? क्या इस वक्त इत्तलात है? देखेंगे, इन प्रोसेस है। मेरे ख्याल में तो जो है ये प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और जो अपॉइंटमेंट है उसका अमल भी जो है वो पूरा हो जाएगा जो इस तरह फवाद चौधरी साहब ने बात की है। और वो सारा जो है वो इन प्रोसेस है। मेरे ख्याल में कुछ वक्त में, एक आधे दिन में आपके सामने जो है उसकी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। एक आध दिन में वाज़ेह हो जाएगी क्योंकि सुबह 10:30 बजे फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था। इसका मतलब है कि लाजमी नहीं है कि कल भी ये फैसला आए। वज़ीर आज़म कुछ टाइम चाहते हैं इस हवाले से? नहीं, टाइम मेरे ख्याल में जो प्रोसेस है वो जो उन्होंने कल बात की थी उस हवाले से प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है और उसकी जो समरी है वो आनी है। और अभी तक जो है वो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, अभी मेरे पास इतला नहीं है कि समरी मौसूल हो गई है या अभी होनी है, लेकिन वो प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है जिससे मैं समझता हूँ किसी भी वक्त जो अपॉइंटमेंट का तकमील है वो हो जाएगी। और वैसे ही होगी जैसा 7 दिन पहले प्रेस रिलीज में आया था, नाम जो आए थे, या इससे कोई फ़र्क भी हो सकता है क्योंकि 3 नाम की खबरें आ रही हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, उनकी अथॉरिटी है। जब उनके सामने समरी आएगी उसके ऊपर वो फैसला करेंगे और वो फैसला सबके सामने आएगा। मतलब और आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में कहा कि तकरीरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका। तो क्या 1 हफ्ते पहले प्रेस रिलीज बगैर मुशावरत के आ गई थी क्या? क्योंकि इस्तेहकाक आपने फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी कहा गया था कि वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है जो कि है कानून के मुताबिक, तो क्या बगैर मुशावरत के हो गया था पहले? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ड्यू प्रोसेस है वो प्रोसेस जो हमारे कानून और आइन में लिखा हुआ है उस प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल होना है। बाकी अब उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी आप सवालात उठा लें, उसके ऊपर मैं जितनी मर्ज़ी जो है वो जवाबात दे दूं, लेकिन जो मुनासिब है इस हवाले से वो यही है कि उस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें और ये तैनाती का अमल बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। दुरुस्त है। राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राना साहब, ज़रा सियासत में ज़ातियात ना हो, सियासत आगे बढ़े और बातचीत जो हो तनकीद या तो कारकर्दगी पर हो, ज़ातियात से बालातर हो। अब फिर वही तनकीद आज मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, जादू टोना, काला जादू, जिन्नात, तोता फाल, मतलब इसकी ज़रूरत क्या थी? नेशनल लेवल के मामलात हैं, उस पर वैसे भी हुकूमत पर तनकीद कर सकती थी, अपनी पोजीशन दे सकती थी। पहले शहबाज शरीफ साहब भी ये बातें करते रहे हैं, जिन्नात, इस किस्म की बातें, काला जादू। अब आज मरीम नवाज़ साहिबा भी ये बातें कर रही हैं। ये ज़ातियात पर क्यों उतरे और क्या वजह है इस किस्म की बातें करने की? शाहजेब, जहाँ तक डी जोरो और डी फैक्टो की बहस है वो एक अलग बात है, लेकिन मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसके बतौर वज़ीर आज़म जो फ़ैसले हैं वो कैसे उसके ज़ाती फ़ैसले हो गए? उन फ़ैसलों के पीछे एक रैशनल होना चाहिए, उन फ़ैसलों के पीछे जो है वो एक मेरिट होना चाहिए। और जब वज़ीर आज़म के फ़ैसलों के पीछे कोई रैशनल ना हो, कोई मेरिट ना हो, तो फिर लोग क़यास करते हैं और उस क़यास के नतीजे में जो है वो ये ज़बान ज़द आम है कि ये जो पंजाब का बेड़ा गर्क किया गया है
उनको ये जानते तक नहीं थे, और फिर वो किस तरह से जो है वो इनकी जो है वो सिलेक्शन का बायस बने। वही हाल जो है अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो उनको मुकर्रर किया, जिन्हें ये 10 दिन पहले जो है उनका नाम तक ये नहीं जानते थे। तो ये चीज़ें जब फिर लोग कयास करते हैं तो फिर उस कयास की बुनियाद के ऊपर जो फिर लोगों की बात समझ में आती है, तो ये बात फिर ज़ाती कैसे होगी। ये फ़ैसले जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं और जिस मेरिट और जिस अंदाज से फरमा रहे हैं, तो उससे तो जो है वो यही चीज़ लोगों की समझ में आ रही है, यही लोगों का कयास है। और ये बात कोई मरियम नवाज़ ने आज पहले दिन नहीं की, ये बात रोज़ होती है, हर जगह पे होती है। मगर साहब जो इशारा आपका है वो ज़ाती नौयत का ही है। एक वज़ीर आज़म अपनी मर्जी से क्यों नहीं फैसला कर सकता कि उन्होंने किस तरीके से वज़ीर आला पंजाब लगाए हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर लगाए हैं, या वो DGISI किसे लगाना चाहता है। हर चीज़ में आप जादू टोना जिन्नात, ये ज़ाती हमले क्यों करते हैं? ये ज़ाती हमले नहीं है तो और क्या है? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, इसके पीछे भी एक पूरी जो है वो हिस्ट्री होती है। किस तरह से ये दरबारों पे गया, किस तरह से जो है वो जगह जगह पे जाके मत्था टेकते रहे, सजदा रेज होते रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर बात से बात जो है वो जुड़ती है। लेकिन मामला ये है कि ये ज़ाती मसला कैसे हो गया। अगर ये बात हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ड्रग्स करते हैं, तो क्या ये उनका ज़ाती मसला होगा? अगर ये बात सामने है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट या UK के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके फैसलों के पीछे कोई रैशनल नहीं होता, उनके फैसलों के पीछे कोई मेरिट नहीं होता, और ये एक तुकबंदी के ज़रिए से जो है वो एक अजीब अंदाज से फ़ैसले करते हैं, और वो फ़ैसले जो है वो जब फिर लोग उसके ऊपर कयास करते हैं, और इस मुल्क ने इस चीज़ का बड़ा नुकसान उठाया है। यानी ये जंतर मंतर खान साहब, तो अब ये इनकी बात चली है ना कि ये इस तरह से फैसले करते हैं। इससे पहले इस मुल्क में एक साहब थे, वो इस्तिखारा किया करते थे, उन्होंने इस्तिखारा किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। तो ये जो है इस किस्म के मामला जो हैं दुनिया में भी और इस मुल्क में भी दरपेश रहे हैं। तो इसलिए अगर लोग इसके ऊपर जो है वो परेशानी का इजहार कर रहे हैं, मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि एक मुल्क के जो वो चीफ़ एग्जेक्टिव का ऑफिस है, उसके ऊपर एक ऐसा आदमी जो है वो बैठा है कि जो इस तरह से फैसले करता है कि उन फैसलों के पीछे कोई रैशनल नहीं है, उन फैसलों के पीछे कोई मंतक नहीं है, उन फैसलों के पीछे कोई मेरिट नहीं है, तो पता नहीं किस वक्त जो है वो कौन सा फैसला जो है वो कर दे, उसका जो है वो मुल्क और कौम को किस तरह से नुकसान पहुंचे। फरूख साहब, आपने इस ज़ाहिर जिसका जवाब दिया वो हमने अवाम के सामने भी रखा है। आपने भी वो जंतर मंतर कतरी खत प्रॉपर्टीज़ का जो जवाब दिया वो हमने अवाम के सामने रख दिया। राना साहब कह रहे हैं ज़ाती मसला नहीं है, मुल्क के फैसले ही ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको अवाम के सामने ला रहे हैं। अगर ये अमेरिका बरतानिया में होते तो भी ज़ाती मसला ना होता। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इनका पुराना वतीरा है। आप देख लें कि बीबी शहीद के बारे में किस किस्म की ज़ाती कैंपेन चलाते रहे हैं। जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे वो अल्फाज मैं यहाँ पर दोहरा नहीं सकता। ये सिर्फ मरीम सफदर का मसला नहीं है, ये इनकी जमात की लीडरशिप की जहनीत है और वो ज़हनी गलाजत है जो कि बाहर आ जाती है। आपने तो आप खुद उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि ये ज़ाती हमले। एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, वो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री है, 1,70,00,000 वोट उसे मिले हैं। इस असम्बली ने उन्हें जो है वो मुंतखब किया है, इस मुंतखब असम्बली ने लीडर ऑफ द हाउस बनाया है, वज़ीर आज़म बनाया है। उस वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर उनके पास इख्तियारात हैं डिसीजन मेकिंग के, वो उनका प्रोग्रेटिव है, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो है उसका अगर वो किसी दरबार पे जाता है, औलिया इकराम का एहतराम करता है, उनसे अकीदत का इजहार करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मरियम सफदर को नागवार गुजरना शुरू हो जाए या वो किसी ऐसे शख्स को नागवार गुजरना शुरू हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को ये खुलेआम जो है वो परवान चढ़ाते हैं। मगर इनका एतराज़ ये है कि ये मामला लेके हाथ में मैं अगर सवाल कर सकूं, उन्होंने कहा कि ये मामला ज़ाती है, मगर रियासत के फैसले अगर इन बुनियादों पर हो, वो कह रहे हैं, तो फिर मसला है मेरिट पर ना हो, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब का, फिर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का, या फिर DGISI का लगना हो, वो ये एतराज़ कर रहे हैं। एक मिनट शाहजेब, मुझे ये बताएं कि ये नवाज शरीफ किस जंतर मंतर के तहत सियासत में आ गए थे? मुझे तो उनके मेरिट के ऊपर भी एतराज़ है। मुझे तो जन्नत जलानी जो है वो मेरे सामने आए, मैं तो आज उनसे ज़रूर ये सवाल पूछूंगा कि ये उनका कौन सा मेरिट था? उनको लाने वाला जो फैसला हुआ था, जो बोला हमारे सर के ऊपर थोपा गया, उसने जो मुल्क का हशर नशर किया, जो उनके 18 साल के 17 साल के बच्चे थे
वो कौन सा जंतर मंतर और तोते की फाल थी जिससे वो लंदन के उन 4 फ्लैटों के जो है वो मालिक बन गए थे। ये नीलसन और नेस्कोल जो इनकी कंपनियां 1993 के अंदर बनी हैं, जिसकी मरियम सफदर जो हैं वो बेनिफिशियल ओनर हैं, अपने केस के ऊपर मेरिट के ऊपर बात करने की बजाय 12 इल्तवाएँ ले लेती हैं। पिछले 1 साल से केस को मेरिट के ऊपर चलने नहीं दे रही। 3 साल से उनकी अपनी अपीलें हैं। सवाए कतरी खात और जाली कैलबरी फ्रॉन्ट ट्रस्ट डीड के मजाक के अलावा अदालत को आज इन्होंने जमा क्या करवाया है? कुछ भी इन्होंने नहीं जमा करवाया। अपनी करप्शन, अपनी जाली अकाउंट्स, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, नवाज शरीफ मुल्क से फरार, शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज मुल्क से फरार, हर बंदा मुल्क से फरार, उसके ऊपर बात करने की बजाय मुझे का खेस गुफ्तगू हो रही है। रासब इसमें मुझे थिएटर तो नहीं है जहां पर बैठकर आप एक दूसरे के ऊपर जुगतबाजियां करें, रासब मुझे बैठ के लोगों का भी वक्त जाया करें। रासब मुझे ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर आपकी पार्टी की पोजीशन रही है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर का एहतराम होना चाहिए, वोट की इज्जत होनी चाहिए। अब आज मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि ये जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के दफ्तर का ज़रूर एहतराम होना चाहिए, मगर ये मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है। तो इस तरह तो साइकिल ही चलता रहेगा कि जब भी बात आएगी इमरान खान, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते थे, आप इनको नहीं मानेंगे। जब भी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात आएगी, वज़ीर आज़म के दफ्तर की बात आएगी, तो ये पोजीशन ले ली जाएगी कि सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए हम ज़रूर खड़े हैं, वज़ीर आज़म के दफ्तर के लिए हम ज़रूर खड़े हैं, मगर ये वज़ीर आज़म ठीक नहीं है। तो फिर तो ये इसी साइकिल में चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, इसी साइकिल में चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त है कि चलती रहेंगी अगर ऐसा होता रहेगा। और इस साइकिल को ख़त्म करने के लिए जो है वो सबको बैठना चाहिए और सबको बैठ के एक कंसेंसस जो है वो क्रिएट करना चाहिए। लेकिन ये बात मरियम नवाज़ शरीफ की बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि एक आदमी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के ऊपर जो है वो काबिज़ हो जाए और उसके बाद फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, अपने आइनी हुकूक की जो है वो बात करे, तो उसको वो हुकूक जो है वो किस तरह से दिए जा सकते हैं, या उसका ये क्लेम जो है वो किस तरह से जो है वो उसको जो है वो माना जा सकता है। तो इसलिए इमरान खान जिस तरीके से इस ऑफिस के ऊपर जो है वो काबिज़ हुए हैं और जो उन्होंने 14 में कंटेनर पे चढ़ के जिस ओए तोए के कल्चर को उन्होंने फ़रोग दिया, जिस तरह से इस मुल्क की सियासी रवायात का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से अब वो पिछले 4 साल से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इस मुल्क की इकॉनमी को उन्होंने तबाह कर दिया है, इस मुल्क में जो है वो अदारों को वो तबाह कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक ऐसा आदमी जो है वो अपने आइनी हकूक़ जो है अगर वो क्लेम करता है तो ये बात हर किसी की समझ से बालातर है। वैसा मगर तो उसको आप ये वो हक भी नहीं देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी का DGISI लगा सके? नहीं, अपनी मर्ज़ी का वो DGISI लगाए, वो अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला पंजाब लगाए, वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कशीर लाए, लेकिन जब वो फैसला करता है उस फैसले के पीछे एक रीज़नेबिलिटी होती है, उस फैसले के पीछे एक रैशनल होता है, उसके पीछे एक मेरिट होता है। देखिए, वज़ीर आज़म को बिल्कुल ये तमाम इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन उन इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए वो कोई मादर पिदर आज़ाद नहीं है, वो कोई जो है वो निज़ाम सिक्का का कोई अपना जो है वो बादशाह बन के नहीं बैठा कि वो जो दिल में आए वो जो है वो फैसले करे और जिस तरह से फैसले करे उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के, आइनी हदूद में रह के, एक रैशनल के तहत, एक रीज़नेबिलिटी के तहत फैसले करने होते हैं। जब उसके फैसलों के पीछे ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर लोग क्यास करेंगे और उस क्यास की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 10वीं दफ़ा साबित होगी तो वो फिर ज़बाने ज़द आम है। आज मरियम नवाज शरीफ ने जो बात की है, तो क्या ये बात जो है ये हमारे गली महल्ले से लेके तो इनके जो है हाईएस्ट ऑफिस तक, इनके जो सीनियर तरीन लोग हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं, उनके मुंह से ये बातें हम सुनते हैं, वो ये बातें बैठ के करते हैं। तो फिर अगर ये बात होगी तो वो बात जो है वो किसी ना किसी के तो फिर जो है वो ज़ुबान पे आएगी। उससे फिर मैं नहीं समझता कि फिर किसी को इतनी तकलीफ या इतना जो है वो उससे एप्रीहेंशन होनी चाहिए। मगर फारूक साहब, ये जो एतराज़ है कि जो अपना ज़ाती फ़ायदा है और अपनी ज़ाती या तो अपोजिशन को टारगेट करना या फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करना, उसके लिए वज़ीर आज़म इस इदारे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके लिए आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि उसके लिए एक शख्स को ओहदे पर बरकरार रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मसला खड़ा हुआ है। तो मसला और जो है या मकसद है वो जमहूरी नहीं है वज़ीर आज़म का, बल्कि अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए इदारे को इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से मसला खड़ा हुआ है और जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म के साथ नहीं खड़े। देखें शाहज़ेब, मैं आपकी सवाल पे अभी क्विकली आ जाऊंगा वापस, मुझे जरा जवाब दे लें। अगर पहले इसका जवाब दे दें फिर क्विकली चले जाइएगा। जी मैं आ रहा हूँ। एक मुझे जरा बात कर लेने दो। देखें, आपने उनको दूसरी बार उसी बात का मौका दिया, जरा मुझे मुकम्मल कर दें। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे कोई राशनल नज़र नहीं आता
जब मरियम सफदर पार्टी की नायब सदर हैं, वो अपनी ही पार्टी के सदर के बयानात को आके रद्द कर देती हैं। वहाँ तो रैशनल कायम कर लें ना, पहले आप अपनी जमात के मामलात को तो ठीक कर लें कि आपकी क़यादत जो है वो मीम ने करनी है, शीन ने करनी है, लाम ने करनी है, नून ने करनी, किसने करनी है। वहाँ आपकी कोई रीज़नेबिलिटी, कोई रैशनल नज़र नहीं आता। आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं जब आपके पास कोई बात लॉजिकल मौजूद ही नहीं है। आप नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, असम्बली में कोई किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, तो आप आकर ऑल फॉल इस किस्म के मुज़ेका खेज़ बातें शुरू कर देते हैं। आपकी लीडरशिप के बयानात मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। बुनियादी तौर के ऊपर इनका जो प्रॉब्लम है, ये ज़ाती सलामती इनके सर के ऊपर इतनी हावी हो चुकी हुई है कि ये किसी भी इदारे के ऊपर, किसी भी इदारे के सरबराह को मलाइन करना शुरू कर देते हैं। आप ये देख लें, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो मरीम सफदर हों, उनके बयानात के अंदर इस हवाले से कंसिस्टेंसी मौजूद है। कितने इदारों के सरबराहान के उन्होंने नाम लिए हैं, आप ये देख लें। किसको उन्होंने बख्शा है? किसी को नहीं बख्शा। उनके शर से जो है वो कोई भी महफूज नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ बात आपको, जब आप इस किस्म की एक हाइब्रिड लीडरशिप नाफिज करने की कोशिश करते हैं जिनकी CV के ऊपर कोई स्ट्रगल नहीं है, ना को गर्मी देखी, ना को धूप देखी, ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, कोई स्ट्रगल नहीं की, बस मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो मुझे आप जो है वो लीडर मान लें। अब आप हाथ में एक लस्सी का गिलास लेके, जो जादुई गिलास आपने पकड़ा हुआ है, वो पकड़ के आप कहें कि इसका तिलस्म हर तरफ चल पड़े, तो ये नहीं चलेगा। राज साहब, लास्ट क्वेश्चन। राज साहब, आप नहीं समझते कि ये, राज साहब आप नहीं समझते कि ये सराइयां हो रही हैं उस गिलास के बारे में भी? राज साहब, आप नहीं समझते कि ये मसला जितनी जल्दी हल हो जाए उतना ज़्यादा मुल्क के लिए बेहतर है, बजाय इसके कि इसमें अपोजिशन भी तनकीद करे और वज़ीर आज़म पे ऊपर ही तनकीद शुरू हो जाए? ये मसला हल हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, आज या कल में हल हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। शाहजेब, ये तिलस्म तो अब चल पड़ा है, ये रोकने से नहीं रुकेगा। अब ये उससे इतना खौफज़दा है कि उसका नाम भी लेना जो है वो इनकी अखलाकी रवायात से जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। उसे गलत नाम से ये पुकारते हैं, लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक इस मसले का तल्लुक़ है, शाहजेब देखें, क्या ये मैंने कहा है, क्या ये मेरा बयान है कि जी वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि फ़लाँ साहब जो हैं वो चंद माह और इस ऑफ़िस में रहें? भाई क्यों रहें? अगर ये बात वज़ीर आज़म साहब चाहते थे तो वो कन्वे करते आर्मी चीफ को पहले। आप ख़ुद इस किस्म की बातें करते हैं आके, और जिनसे जो है वो फिर आप ये चीज़ें जो है वो और तक़वियत पकड़ती है कि आप फिर किसी बंदे को यहाँ पे इसलिए रखना चाहते हैं कि आप अपने मुखालफीन को जो है वो आप दबाना चाहते हैं। आप अदारों से इस किस्म का जो है वो अपना सियासी गंदा एजेंडा जो है उसे जो है वो प्रमाण चढ़ाना चाहते हैं। ये खुद इनकी बातें हैं, इनके मिनिस्टर्स की बातें हैं। एक बात करता है, दूसरा कहता है जी पता नहीं इसने कहाँ से जो है वो इजाद कर ली है। उन्होंने पूरी बात ये थी कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म 6 माह और चाहते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से चाहते हैं, ये बात की। तो क्या वहाँ उनकी जगह पे ऊपर जाके जो है वो किसी जो है वो स्कूल मास्टर ने बैठना था? वो उनकी जगह पे भी तो उतने ही कॉम्पिटेंट आदमी ने और उसी रैंक के आदमी ने जो है बैठना था। इसी तरह से पहले इन्होंने जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे किया कि वो समरी भेजनी थी प्रेसिडेंट को, और नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने करना था, वज़ीर आज़म साहब ने खुद ही नोटिफिकेशन कर दिया। उसके बाद दोबारा जो है वो समरी भेजनी थी कैबिनेट से अप्रूव करवा के, वो बगैर अप्रूवल करे जो है वो भेज दी और सदर से नोटिफिकेशन करवा दिया। वो दोनों दफ़ा गलत हुआ, तमाशा बना, और उसके बाद जो है वो फिर तीसरी मरतबा जो है वो जाके, तो ये ख़ुद इस किस्म की नाहली और नलायकी जो है ये करते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर कहते हैं कि जी देखें जी वो अपोजिशन ये कह रही है, अपोजिशन जो है वो फलां कह रही है। अपोजिशन ने हमेशा जब भी बात की है ज़िम्मेदारी से की है, और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ ने आज जिन चीज़ों को पिन पॉइंट किया है, उन्होंने बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ जो है इन चीज़ों की निशानदेही की है। वज़ीर आज़म के फ़ैसले बतौर वज़ीर आज़म जो है वो डिजोरो हो या डिफेक्टो हो, वो उसके ज़ाती फ़ैसले नहीं होते। उनके पीछे रैशनल होना चाहिए, उनके पीछे मेरिट होना चाहिए, उनके पीछे रिजनेबिलिटी होनी चाहिए। और साहब, अब जो ज़ाहिर तनाज़ा खड़ा हुआ उससे मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम की सी सूरत हाल नज़र आती है, तो फ़ारूक साहब अब ये तवक्को की जाए कि ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि कल भी ऐसा हुआ, फवाद चौधरी साहब ने अलग स्टेटमेंट दिया, आप काबीना के एक रुकन ने एक अलग स्टेटमेंट दे दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा काबीना की बातें मैं नहीं कर सकता, और ये पता नहीं खुद अपनी तरफ से कोई बातें बना रहे हैं कि अब ये मसला हल हो गया है और ये समझा जाए कि मसला अब कोई अदम इस्तेहकाम मुल्क में नहीं होगा इस वजह से। देखिए, मुल्क में किसी किस्म का कोई अदम इस्तेहकाम जो है वो पहले भी मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस अब अपने
तकमील के मराहल में जो है वो दाखिल हो चुका है और वो मुकम्मल होने वाला है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर किसी ने कोई अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो किसी और मामले के ऊपर कर ले, लेकिन इस मामले के ऊपर ना करे। और अफ़गानिस्तान के मसले को ये लोग क्या समझते हैं, ये तो हमदुल्ला मुहिब जैसे लोगों को लंदन में बैठ के मिल लेते हैं, फिर उस मुलाकात के ऊपर माजरत ख़्वाह नहीं करने की बजाय उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, और चंद रोज़ बाद उनका जो फॉल ऑफ अफ़गानिस्तान की शक्ल में हशर नशर होता है वो भी सामने आ जाता है। ये इनका लेवल है सोच का और मामलात को देखने के हवाले से। जहाँ तक रह गई बात मुल्क को किस तरह आगे लेके चलना है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फ़ैसला साजी की गई है, चाहे वो खारजी सतह के ऊपर हो, चाहे मुल्क के अंदर अंदरूनी अमन का मामला हो। वहाँ पर हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और मैं समझता हूँ कि उनके मोराल को बुलंद करने के लिए बजाय हम उनको अप्रिशिएट करें, जब इस किस्म की बातें होती हैं, जब आप इदारों के सरबराहान के आके नाम लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपके पास कतरी ख़त का जवाब नहीं है, आपके पास जाली ट्रस्ट डीड का जवाब नहीं है, आप माफ़ी नहीं मांग रही कि आपकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बाद में 4 फ्लैट आपके नाम के ऊपर निकल आते हैं, तो आप अपनी हजीमत को छुपाने के लिए इदारों का नाम लेना शुरू कर देते हैं, इदारों के सरबराहान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, जबकि आपकी CV के ऊपर जस्टिस रिटायर्ड कयूम को फ़ोन करके फैसले लिखवाना, डिक्टेट करना लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। राना सनौल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि ये मामला अब तकरीबन हल होने के मराहिल में आ चुका है, तो क्या ऐसा ही हो रहा है, क्या मामला हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब आपने दोनों दिन जो खबरें दी वो दुरुस्त साबित हुई। अब खबर आ रही है कि समरी वजारत दिफा की तरफ से भेज दी गई है, 3 उसमें नाम हैं। आज सुबह 10:30 बजे फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट कर दिया था इस हवाले से कि मुशावरत मुकम्मल हो गई है। फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं 1-2 दिन में यह मामला मुकम्मल हो जाएगा। आज बहरहाल ये नहीं हल हो सका, क्यों इतना टाइम लग रहा है? आपकी इत्तलात क्या कहती हैं, और क्या बाकी इशूज़ हल हो गए हैं, रिजॉल्व हो गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है? देखिए शाहज़ेब भाई, 3-4 बातें हैं। एक कि जो फ़रीक़ैन हैं उनके दरमियान मामलात तय पा गए हैं और उस तरह ये मज़ीद कंट्रोवर्सी नहीं रहा। दूसरी बात कि ये मामला हतमी शक्ल इख्तियार करेगा, मेरे ख़्याल में उसमें मज़ीद 3 दिन भी लग सकते हैं और 4 भी लग सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कल ये मसला फाइनलाइज हो जाए, अगरचे कुछ कोशिशें हो रही हैं और प्राइम मिनिस्टर की टीम के कुछ लोग उनको ये समझा रहे हैं कि वो फ़ौरन ही ये मसला हल कर दे, लेकिन लगता यही है कि 3 से 4 दिन उसमें लग जाएंगे। तीसरी बात कि फ़ाइनली होगा वही जो पहले ISPR की तरफ से जो कुछ जारी किया गया है, इस पे भी इत्तेफाक हो चुका है। ये दरमियान में जो कुछ हो रहा है वो एक तो प्रोसीजरल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, और दूसरा इमरान ख़ान साहब के फ़ेज़ 7 के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ये जो समरी की बात की जा रही है, तो बहरहाल मेरे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस तरह की कोई समरी जो इन नामों पर मुश्तमिल हो वो वहाँ से नहीं आई है, GHQ से नहीं आई है। हर किसी के अपने अपने सोर्सेज़ होते हैं, मैं दूसरों के सोर्सेज़ को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अपने सोर्सेज़ ने इस बात की तस्दीक नहीं की अभी तक कि कोई वहाँ से इन नामों पे मुश्तमिल समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में आई है। यानी कि अभी तक 3 नाम नहीं तजवीज़ किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को GHQ की तरफ से? जी, मेरी इत्तला यही है, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि नाम वो तजवीज़ नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं आपको साथ ये भी बता रहा हूँ कि इस पूरे स्क्रिप्ट पे फ़रीक़ैन की तरफ से इत्तेफाक हो चुका है और उसूली फ़ैसले हो चुके हैं, लेकिन इस मामले के हतमी शक्ल लेने में वो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं और कल भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद इसको फाइनलाइज़ करने में वो 3-4 दिन लगाना चाहते हैं किसी वजह से।
वो वजह उनको मालूम होगी कि क्या वजह है। अलबत्ता जो उनकी टीम के लोग हैं या जो लोग दरमियान में काम कर रहे हैं वो ये इसरार कर रहे हैं कि वो 3-4 दिनों का इंतज़ार ना करे और एक दिन ही इस मामले में निपटा दे इसको। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी राय पे डटे रहे तो इसमें 3-4 दिन लग सकते हैं फाइनलाइज होने में। और अगर नसीहत करने वालों की बात मानी गई तो वो कल भी इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला वही होगा जो पहले से हो चुका है। पहले से हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी तज़क्कार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म की अपनी टीम भी चाह रही है कि ये मामला फ़ौरी तौर पर हल हो जाए। अब देखें, इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं, हुकूमत भी कह रही है 1-2 दिन में ये मामला हल हो जाएगा। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कौन हम खबर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतसाब और शफाफियत का नारा लगाती है। इस बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन पर मुसलसल तनकीद करते आए हैं, मगर अब शफाफियत से जुड़ा एक ऐसा मामला ज़ेर बहस है जिसकी वजह से PTI हुकूमत और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शदीद तनकीद की जद में आ गए हैं और उन पर अहम तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम लग रहा है। अपोजिशन की तरफ से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि तोशा खाना में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड अवाम के सामने लाया जाए, मगर हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है और उसमें रुकावट बन रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तहाइफ स्टेट सीक्रेट हैं। तहाइफ पब्लिक करने से दोस्त ममालिक नाराज़ हो सकते हैं और उनके साथ ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ पर कई सवालात उठा दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस मामले पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर कोई दिफाई तोहफ़ा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफ़े को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? किसी मुल्क ने हार तोहफ़े में दिया है तो उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है? हुकूमत दीगर मुमालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे? हुकूमत क्यों तमाम तहाइफ को म्यूजियम में नहीं रखती? जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि गुज़िश्ता 10 बरस की तफसीलात अवाम के सामने रख दे। हुकूमत ये भी बताए कितने तहाइफ का FBR से तखमीना लगवाया है, किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफ़ा दिया। ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे? समाअत के आखिर में हुकूमती नुमाइंदे ने अदालती सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। मामला हाल ही में सामने आया जब एक शहरी की दरख्वास्त कबूल करते हुए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने काबीना डिवीज़न को हिदायत की थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने लाई जाएँ, मगर काबीना डिवीज़न ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के इस हुक्म की मुखालफत करते हुए उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ है। वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तहाइफ पब्लिक करने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। हुकूमत यही मौक़िफ़ मीडिया पर भी दोहरा रही है और इन तहाइफ को स्टेट सीक्रेट करार दे रही है। ताहम वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि हम ये तो नहीं बताएंगे कि किसने क्या तोहफ़ा दिया, लेकिन वैसे ही लिस्ट सामने ले आएंगे। सबकी तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तो शखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। ये बात कि देनी चाहिए और क्यों नहीं दे रहे, दो चीज़ें। होता ये है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। अरब दुनिया के जो हुक्मरान हैं ज़्यादा, उनके साथ हमारा प्रोटोकॉल्स हैं, हर चीज़ ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल के तहत होती है। उन प्रोटोकॉल्स में वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज़ किए जाएं नाम। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है या जो कैबिनेट डिवीज़न है जो कि डील करती है, वो कहती है जी हम इनके नाम नहीं बता सकते कि किधर से आए। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। फवाद चौधरी ने कहा था लिस्ट सामने ले आएंगे, मगर अब तक ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई है और हुकूमत अदालत से इस्तदा कर रही है कि तफसीलात अवाम के सामने ना लाई जाएँ। लेकिन आज अदालत ने हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवाल उठा दिए हैं। देखिए माजी में इस हवाले से इमरान खान क्या कहते थे। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहाँ तो चलता ही सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।